हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10th संस्कृत। और कक्षा 10th संस्कृत में आज का अपना प्रकरण है समास। तो आज अपन पढ़ेंगे समास। और समास शब्द में अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समास शब्द की उत्पत्ति। समास शब्द जो है सम उपसर्ग अस धातु में गए प्रत्यय के योग में समास शब्द निष्पन्न हुआ है। अर्थात समास शब्द जो है वह सम उपसर्ग अस धातु और गए प्रत्यय के योग से बना है। अर्थात जब सम उपसर्ग और अस धातु में गहे प्रत्यय जोड़ा जाता है तो शब्द बन के आता है समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है, यानी कि बहुत बड़ी बात को संक्षिप्त में कह देना ही समास कहलाता है। अगर अपन बात करते हैं समास शब्द की परिभाषा की, तो देखो परिभाषा में यहाँ पर आपको मैं दो परिभाषाएं समझाता हूँ। एक परिभाषा है समसनम समास। पहली परिभाषा क्या है? समसनम समास और समसनम का शाब्दिक अर्थ भी संक्षिप्त होता है। अर्थात संक्षिप्तीकरण को या संक्षिप्त कर देना समास कहलाता है। और दूसरी परिभाषा है अनेक पदानाम एक पदीय बहुनम समास कथ्यते। अर्थात संक्षिप्त करना अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब किसी भी वाक्य में या किसी भी समास विग्रह में आए हुए अनेक पदों में से जब पूर्व पद की विभक्तियों का लोप करके एक पद बना दिया जाता है तब उसे समास कहा जाता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है सीतायाः पति। तो यहाँ पर सीताया पति में पूर्व पद सीताया है और इस सीताया में षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और जब आप इसका समास करोगे तो सीताया में से षष्ठी का लोप करके शब्द बचेगा सीता, और सीता के साथ में जब आप पति शब्द को जोड़ दोगे तो शब्द बनेगा सीतापति। तो इस प्रकार से जो है इस प्रक्रिया को समास कहा जाएगा। समास के भेद की अपन बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों? 4। एवं सामान्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। यानी कि पदों की प्रधानता के आधार पर तो समास 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार कौन कौन से होंगे? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास जो होता है इसका पूर्व पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास का जो है उत्तर पद प्रदान होता है। और द्वंद्व समास के जो है दोनों ही पद प्रदान होते हैं। और बहुब्रीहि समास का तीसरा पद प्रदान माना जाता है। यानी कि ना तो इसका पूर्व पद प्रदान होता है ना इसका उत्तर पद प्रदान होता है, जबकि दोनों ही पदों को मिलाने के बाद में जो तीसरा अर्थ निकल कर सामने आता है तब वह तीसरा पद इसमें प्रदान माना जाता है। तत्पुरुष समास के 2 अन्य भेद माने गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो आपके जो सिलेबस में समास है वह समास है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आज अपन सबसे पहला जो समास पढ़ेंगे वह समास है अव्ययीभाव। इस समास का प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद संज्ञावाची होता है। अव्ययीभाव समास जो होता है
इसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय से तात्पर्य यहाँ पर या तो कोई अव्यय शब्द आपको प्रथम पद में दिखाई देगा या कोई उपसर्ग आपको प्रथम पद में दिखाई देगा। और इसका जो द्वितीय पद है वह संज्ञावाची होता है, यानी कि कोई शब्द होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययभाव समास जो होता है इसमें पूर्व पद की प्रधानता मानी जाती है, यानी इसका पहला पद प्रधान होता है। समस्त पद मिलकर अव्यय बन जाता है, अर्थात अव्ययभाव समास में जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर जब एक पद बना दिया जाता है तो जब वो समस्त पद बनता है तो वह समस्त पद जो है अव्यय बन जाता है। क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। अव्ययभाव समास मुख्य रूप में नपुंसक लिंग में होता है। अव्ययभाव समास में जो समस्त पद बनाया जाता है वह सदैव नपुंसक लिंग में एक वचन का माना जाता है, यानी कि अव्ययभाव समास के जितने भी उदाहरण होंगे वह सब के सब नपुंसक लिंग के माने जाते हैं। तो ये एक मैंने आपको अव्ययभाव समास की कुछ पहचान बताई। और अव्ययभाव समास जो होता है इसमें समस्त पद के अंत में विसर्ग का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है और इसमें जो है अंत में दीर्घ स्वर का प्रयोग कभी भी नहीं होता। और यदि किसी समस्त पद के अंत में दीर्घ स्वर आया हुआ होता है तो उसे भी जो है ऋस्व स्वर में बदल दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं तो कहा गया है कि निम्नलिखित अव्यय पदों के ज्ञान के माध्यम से हम अव्ययभाव समास को समझेंगे। आपके सिलेबस में जो अव्यय पद दिए हुए हैं अव्ययभाव समास में उन्हीं ही से संबंधित उदाहरणों को आपको यहाँ समझना है। तो सबसे पहला अव्यय पद आया है उपसर्ग, फिर है अनु, फिर है प्रति, उसके बाद में निर है, फिर यथा अव्यय आया हुआ है, फिर उसके बाद में अधि है और उसके बाद में सह अव्यय है। तो यहाँ पर आपके जो है उप, अनु, प्रति, निर और अधि ये तो उपसर्ग आए हुए हैं और दो अव्यय शब्द आए हुए हैं, एक है यथा और दूसरा है सह अव्यय। तो अपन जो है सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ेंगे अव्ययभाव समास में वह उदाहरण पढ़ेंगे अपन उप अव्यय के, तो उप उपसर्ग के। तो कहा गया है कि उप अव्यय का अर्थ समीप अर्थ में किया जाता है। उप अव्यय का प्रयोग जो है किस अर्थ में होता है? समीप अर्थ में, यानी कि जब किसी भी उदाहरण के पूर्व में यदि आपको उपसर्ग दिखा ही देता है तो समझ लेना वहाँ पर उसका प्रयोग समीप अर्थ में, समीपम अर्थ में किया गया है। और इस प्रकार के उदाहरणों का जब आप समास विग्रह करते हो तो संज्ञा पद जो होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और बाद में जो है समीपम शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे शब्द है समस्त पद है आपका उपगंगम, तो उपगंगम में आपने देखा कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर समीपम अर्थ में जो है उप का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो संज्ञा पद आया हुआ है उत्तर पद में उसको समास विग्रह करते समय पूर्व पद में आप लिख दोगे और इसमें षष्ठी का प्रयोग करोगे। और जब गंगा शब्द में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है तो शब्द बनता है गंगाया। और आपने देखा इसमें उपसर्ग आया हुआ है उप, तो उपसर्ग आने के कारण जो है इसमें आपने समीपम शब्द जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप जो है अन्य उदाहरणों को भी यहाँ पर समझ सकते हो। अगला उदाहरण अपन देखते हैं। तो उदाहरण आया हुआ है उपगंगम, उपगजम। उपगजम में आप जो है गज शब्द में षष्ठी का प्रयोग करके गजस्य रूप बनाओगे और बाद में उपसर्ग के अर्थ में शब्द जोड़ दोगे समीपम। मान लीजिए आपके लिए उसने समास विग्रह दे दिया, जैसे दे दिया नगरस्य समीपम, तो आप जैसे समीपम शब्द देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो आप जो है समीपम अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग करके नगरस्य शब्द की विभक्ति का लोप करके उपनगरम बना दोगे। उसी प्रकार से आपका अगला जो है उपसर्ग आता है अनु।
अनु अव्यय का प्रयोग पश्चात या योग्य अर्थ में किया जाता है। भाई याद रखना है कौन से उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पर अनुपसर्ग का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है, पश्चात और योग्य अर्थ में। और इस प्रकार के उदाहरणों का समास विग्रह करते समय उनमें भी संज्ञा पद में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जे शब्द है अनुरतम। सबसे पहले उदाहरण अपन जो है पश्चात अर्थ वाले पढ़ते हैं। तो पश्चात अर्थ वाले उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण है अनुरतम। अनुरतम यानी कि रथ के पश्चात। तो यहाँ पर समास विग्रह करते समय रथ शब्द में षष्ठी का प्रयोग करेंगे और शब्द बन जाएगा रथस्य, और बाद में अनु उपसर्ग के योग में आप पश्चात शब्द जोड़ देंगे और समास विग्रह बना देंगे। मान लीजिए आपको किसी शब्द का समस्त पद बनाना है समास विग्रह से, जैसे गृहस्य पश्चात। अब इसका आपको समस्त पद बनाना है तो आप क्या करोगे, पश्चात शब्द देख के समझ जाओगे कि यहाँ पर अनुपसर्ग का प्रयोग होगा। अनुपसर्ग के बाद में आप गृह शब्द को जोड़ दोगे और गृह शब्द को जोड़कर नपुंसक लिंग में उसमें महलंत जोड़ के अनुगृहम शब्द बना दोगे। उसी प्रकार से अनु विष्णु से विष्णु पश्चात बन जाएगा। जनकस्य पश्चात से जो है अनुजनकम बन जाएगा और शंभो पश्चात से अनुशंभु बन जाएगा। और अनुलतम से जो है लता शब्द में षष्ठी का प्रयोग करके लता या पश्चात करके इन उदाहरणों को आप समझाओगे। अगला जो आया है वो है योग्य अर्थ में। अनु उपसर्ग का प्रयोग योग्य अर्थ में भी किया जाता है। जैसे शब्द है अनुगुणम, गुणस्य योग्य यानी कि गुण के योग्य। तो यहाँ पर समास विग्रह करते समय आप गुणम शब्द में षष्ठी का प्रयोग करके गुणस्य बना दोगे और बाद में जो है योग्यम शब्द जोड़ दोगे। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास आ गया कुलस्य योग्यम। यहाँ पर अनु लगा हुआ है, इसको काट देंगे आप, यहाँ कुलस्य योग्यम रहेगा और आप करोगे कुलस्य योग्यम में आपको योग्यम दिखते हैं, आप पूर्व पद में अनुपसर्ग का प्रयोग करके बाद में कुल शब्द जोड़ दोगे, शुद्ध शब्द बनेगा अनुकूल। और इसका नपुंसक लिंग में प्रयोग करने के लिए आप महलंत जोड़ के अनुकूलम बना दोगे। उसी प्रकार से अनुरूपम का बन जाएगा रूपस्य योग्यम। इसी कड़ी में विद्यार्थियों आपका अगला उपसर्ग अगला अव्यय आता है प्रति। प्रति अव्यय का प्रयोग जो है वित्सा अर्थ में या प्रतिहर्त में किया जाता है। यहाँ पर जो है विद्यार्थियों विप्सा या आवर्ती अर्थ में आप प्रति का ही प्रयोग करोगे। इस प्रकार के उदाहरणों का जब आप समास विग्रह करोगे तो संज्ञा पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करके संज्ञा पद को दो बार लिखा जाएगा और बाद में प्रति शब्द जोड़ दिया जाएगा। जैसे उदाहरण है प्रतिदिनम। तो यहाँ पर दिन शब्द है, इसमें दो बार द्वितीया का प्रयोग करके दो बार लिखेंगे। जैसे दिनम दिनम और बाद में जोड़ दोगे प्रति। उसी प्रकार से यदि आपको समस्त पद बनाना है, मान लीजिए आपके पास समास विग्रह आया है ग्रामम ग्रामम प्रति। तो यहाँ पर आप जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग पूर्व पद में करके और बाद में ग्रामम शब्द जोड़ दोगे और शब्द बना दोगे ग्रामम प्रति। उसी प्रकार से अगला शब्द है प्रतिपादम। तो यहाँ पर पादम पादम प्रति कर दोगे। उसी प्रकार से प्रतिस्थानम शब्द है तो उसको स्थानम स्थानम प्रति कर दोगे। उसके बाद में जो है अगला उपसर्ग आता है आपका निरुपसर्ग। निरुपसर्ग जो है इसका प्रयोग अभाव अर्थ में किया जाता है और संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसके अधिकतर उदाहरणों में षष्ठी के बहुवचन का या एक वचन का प्रयोग करते हुए देखोगे। जैसे सबसे पहला उदाहरण है निर्जनम। अब यहाँ पर निर्जन, जहाँ पर कोई जन यानी मनुष्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्य हैं, तो यहाँ पर जन शब्द में षष्ठी का प्रयोग करोगे और बनाओगे जनानाम। और निरुपसर्ग के योग में आप बाद में अभाव शब्द जोड़ दोगे और समास विग्रह बनाओगे जनानाम अभाव। उसी प्रकार आपको समास विग्रह से समस्त पद बनाना है। तो मान लीजिए उदाहरण है मक्षिकाणाम अभाव। तो यहाँ पर जो है अभाव अर्थ में आप निरुपसर्ग का प्रयोग पूर्व पद में करोगे और फिर मूल शब्द मक्षिका लिखोगे और मक्षिका में जो है नपुंसक लिंग में बनाने के लिए मक्षिकम कर दोगे और शब्द बन जाएगा निर्मक्षिकम। उसी प्रकार शब्द है निर्मस्कम।
निर्मस्कम में जो है मसक्कम शब्द में जो है षष्ठी का प्रयोग करोगे तो शब्द बनेगा मस्का नाम, और बाद में निरुपसर्ग के योग में अभाव शब्द जोड़ दोगे। उसी प्रकार से अगला जो है उदाहरण है निरसंकम, तो यहाँ पर शंका का अभाव माना गया, यानी कि शंका एक है, इसलिए इसमें अपन ने षष्ठी के एक वचन का प्रयोग किया, शंकाया अभाव। उसी प्रकार शब्द है धनस्य अभाव, यहाँ पर धन का अभाव बताया गया है, तो अभाव अर्थ में आप निरुपसर्ग का प्रयोग करके बाद में धन शब्द जोड़ के निर्धन बना दोगे और उसको नपुंसक लिंग में लिखने के लिए महलंत का प्रयोग करोगे और शब्द बना दोगे निर्धनम। उसी प्रकार से शब्द है निर्जलम, निर्जलम शब्द है तो इसका समास विग्रह होगा जलस्य अभाव। उसी प्रकार से आपका अगला जो है अव्यय शब्द है वह है यथा। यथा अव्यय का प्रयोग अनतिक्रम्य अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है विद्यार्थियों? अनतिक्रम्य अर्थ में, जो कि इसका एक उदाहरण आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है संज्ञा पद में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करोगे। समास विग्रह करते समय जो संज्ञा पद होगा उसमें आप द्वितीया का प्रयोग करोगे। जैसे आपके उदाहरण यथाशक्ति। अब यथाशक्ति का यदि आप समास विग्रह करोगे तो संज्ञा शब्द यहाँ पर शक्ति है और शक्ति में आप जो है द्वितीया का प्रयोग करोगे शक्तिम, और यथा अव्यय के अर्थ में पीछे जोड़ दोगे अनतिक्रम्य। उसी प्रकार से यदि इसमें से आपको समास समस्त पद बनाना है, मान लीजिए मतिम अनतिक्रम्य का आपको समस्त पद बनाना है, तो अनतिक्रम्य के अर्थ में आप जो यथा उपसर्ग का प्रयोग करोगे और बाद में जो है मति शब्द जोड़ दिया जाएगा और शब्द बनेगा यथा मति, यानी कि मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। उसी प्रकार से यथा विधि जो शब्द है इसका समास विग्रह करोगे तो विधि शब्द में द्वितीया का प्रयोग करोगे और बनाओगे आप विधिम, और विधिम के बाद में आप जोड़ दोगे अनतिक्रम्य। उसी प्रकार से आप जो है शास्त्रम अनतिक्रम्य का यदि समस्त पद बनाते हो तो आप यहाँ पर जो है अनतिक्रम्य अर्थ में यथा उपसर्ग का प्रयोग, यथा अव्यय का प्रयोग करके बाद में शास्त्रम शब्द जोड़ दोगे और शब्द बनाओगे यथा शास्त्रम। उसी प्रकार से जो है यथा योग्यम का समास विग्रह करोगे तो समास विग्रह बनेगा योग्यम अनतिक्रम्य, यानी कि योग्यम शब्द में द्वितीया का प्रयोग करोगे, यानी कि योग्यम लिखोगे और बाद में अनतिक्रम्य शब्द जोड़ दोगे, शब्द बन जाएगा योग्यम अनतिक्रम्य। उसी प्रकार से आपका अगला उदाहरण है यथा कालम, तो यहाँ पर कालम शब्द लिख दिया जाएगा और बाद में अनतिक्रम्य शब्द जोड़ दिया जाएगा और समास विग्रह होगा कालम अनतिक्रम्य। उसी प्रकार से यदि आपको स्थानम अनतिक्रम्य का समस्त पद बनाना है तो यहाँ पर जो है अनतिक्रम्य शब्द में यथा अव्यय का प्रयोग करके बाद में स्थानम जोड़ दोगे और समस्त पद बन जाएगा यथा स्थानम। उसी प्रकार से यदि यथा कामम जो है इसका यदि आपको समास विग्रह करना है तो आप जो है यहाँ पर कामम शब्द लिखकर बाद में अथा अव्यय के योग में अनतिक्रम्य शब्द जोड़कर इसका समास विग्रह कर दोगे कामम अनतिक्रम्य। उसी प्रकार से यथा पूर्वम, यानी कि यथा पूर्वम यानी कि पूर्वम अनतिक्रम्य का यदि समस्त पद बनाते हो तो अनतिक्रम्य के अर्थ में आप यथा अव्यय का प्रयोग करोगे और बाद में जो है पूर्वम शब्द जोड़कर शब्द बनाओगे यथा पूर्वम। उसी प्रकार से अगला शब्द आया है अत्यच्छम, यथेच्छम। यहाँ पर यथा प्लस इच्छम यानी कि गुणसंधि होकर शब्द बनाए अत्यच्छम। यदि इस अत्यच्छम का आप समास विग्रह करते हो तो इच्छम शब्द में जो है आप द्वितीया का प्रयोग करोगे, रूप बनेगा इच्छाम, क्योंकि मूल शब्द इच्छा है तो लता की तरह रूप चलेंगे तो लताम बनता है, वैसे इच्छाम बना दोगे और बाद में यथा अव्यय के अर्थ में आप जो है अनतिक्रम्य शब्द जोड़ दोगे। उसी प्रकार से आपका जो है अगला अव्यय शब्द आया है वह है स अव्यय। स अव्यय का प्रयोग भी जो है सहितम अर्थ में किया जाता है। स अव्यय का
प्रयोग जो है सहीतम अर्थ में किया जाता है और इस प्रकार के उदाहरणों का समास विग्रह करते समय जो संज्ञा पद होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द है सचित्रम, यानी कि चित्र के साथ। तो यहाँ पर चित्रम शब्द में आप तृतीया का प्रयोग करोगे तो रूप बनेगा चित्रेण और बाद में सहव्यय के योग में जो है आप सहितम शब्द जोड़ दोगे। मान लीजिए आपको वस्त्रेण सहितम में जो है समस्त पद बनाना है तो आप यहाँ पर जो है सहितम शब्द देखकर पूर्व में स जोड़ दोगे और बाद में शस्त्रम शब्द जोड़ दोगे और शब्द बन जाएगा सशस्त्रम। उसी प्रकार से शास्त्रम, शास्त्रम का आप जब समास विग्रह करोगे तो अस्त्रेण सहितम कर दोगे। उसी प्रकार से समित्रम का आप समास विग्रह करोगे तो मित्रेण सहितम कर दोगे। उसी प्रकार से शरीरेण सहितम का समस्त पद बनाओगे तो सशरीरम बना दोगे। उसी प्रकार से अंतेन सहितम, अंत के साथ में, तो इसका समस्त पद बन जाएगा शांतिम। उसी प्रकार से अनुवादेन सहितम का समस्त पद बनाओगे तो रूप बन जाएगा सा अनुवादम। रूप क्या बनेगा विद्यार्थियों? सा अनुवादम। तो इस प्रकार से जो है इसके उदाहरणों का आप समस्त पद बना सकते हो और समास विग्रह भी कर सकते हो। हाँ, तो विद्यार्थियों ये आपको आज मैंने अव्ययभाव समास जो अव्यय आपके सिलेबस में पढ़े हुए थे संपूर्ण अव्ययों के साथ पढ़ा दिया है। धन्यवाद।